कि आप अच्छे होंगे और मन लगाकर पढ़िए क्योंकि आपका एग्ज़ाम जो है वो बहुत ही कम समय बाकी आपके एग्ज़ाम है। एग्ज़ाम आपके बहुत ही नज़दीक आ चुका है, मात्र और 4 महीना बाकी आप लोग पास। और मन लगाकर पढ़िए, अच्छे से पढ़िए और अच्छे से अच्छे नंबर लाने का प्रयास करिए और टारगेट रखिए हमेशा 12। ठीक है, तो सभी लोग जल्दी से लाइव आ जाइए। तो आज हम लोग साइंस के इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, और आपको कल मैथ का क्लास चलाएंगे। ठीक है, तो जल्द से जल्द हमारे साथ जुड़ जाइए और वीडियो को लाइक करिए। ठीक है, और जो लोग हमारे साथ पहली बार क्लास करते होंगे उन लोगों को पता नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि उन लोगों को मतलब कि उन लोगों को पता चल जाए कि कब बजे से क्लास चलता है। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब किए होंगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि सर का क्लास कई बजे से चलता है। ठीक है, तो सभी लोग जल्द से जल्द हमारे साथ क्लास में ज्वाइन हो जाइए। ठीक है, आज क्लास जो है ना काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा नहीं बल्कि हद से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। फयाज जी आ चुके हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है फयाज जी आपको। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, और आप लोग अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, और आज फाइनली 80 के सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो गया। आप सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप सभी मेरे मतलब कि स्टूडेंट है और आप ही लोगों के ये बदौलत हुआ है सब। ठीक है, और ऐसे ही सपोर्ट करते रहिएगा। मैं आप लोगों को पूरा सपोर्ट करूँगा, पूरा जी जान लगा दूंगा बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर लाने के लिए। ठीक है, देखिए टारगेट हमेशा बड़ा रखिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखिए आप लोग कमेंट जरूर करिएगा, जो भी प्रश्न होगा उसका आंसर आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, देखिए मैं जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताता हूँ ना, एक बात हमेशा याद रखिएगा, मैं जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताता हूँ अगर कोई भी कमजोर छात्र या फिर तेज तरह छात्र इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को याद कर लेता है ना तो समझ लीजिएगा ना वो पूरा साल भर पढ़ा होगा ना तभी ऐसा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं उसको मिल पाया होगा। ठीक है, जैसा मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताता हूँ पूरा 100% लड़ेगा, ये मैं वादा के साथ बोलता हूँ। ठीक है, तो देखिए धर्म प्रकाश जी आ चुके हैं, बहुत ही पुराना स्टूडेंट है, काफ़ी इंटेलिजेंट है। फर्स्ट नंबर का आंसर दीजिए। तो विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? आप लोग एक एक करके बारी बारी से एक एक क्वेश्चन को याद करना। ठीक है, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्शन नंबर ए में है उष्मीय, चुंबकीय, रासायनिक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग का आंसर क्या मिल रहा है? चलिए वेरी गुड, यहाँ पर एक लड़के का आंसर मिला बी नंबर, नहीं 1 का बी नंबर। धर्म प्रकाश जी 1 का बी नंबर नहीं होगा, देखिए 1 का ये होगा, क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, उसमें प्रभावक कार्य करता है, किस पर? उसमें प्रभावक कार्य करता है। विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के उसमें प्रभावक कार्य करता है। ऑप्शन नंबर ए होगा, क्या होगा? पहला का आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, सभी स्टूडेंट याद रखना। ठीक है, क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए अगर दूसरा नंबर प्रश्न है कि किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र है। किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, दूसरा का आंसर बताइए। तो किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र है। एक्चुअली में दोस्तों आप लोगों ने ओम का नियम याद किए होंगे, मैं आपको ऑलरेडी ओम का नियम 5 नंबर वाला बता चुका हूँ। ठीक है, कि और उसका पीडीएफ भी हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दिए हैं। जो लोग व्हाट्सएप ग्रुप नहीं जुड़े होंगे जुड़ जाइएगा, वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ठीक है, मनीष कुमार बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, गुड इवनिंग। तो देखिए इसका आंसर होगा आर बराबर वी बटे आई, ऑप्शन नंबर बी होगा। ओम का नियम कहता है ना, ओम का नियम करता है जो वोल्ट होता है वो समानुपाती होता है विद्युत धारा के। तो समानुपाती को हम लोग हटाते हैं तो बीच में क्या आता है? एक आर हो जाता है, आर आ जाता है। आर को हम लोग कॉन्स्टेंट मान रखते हैं। ठीक है, और आर को हम लोग कॉन्स्टेंट बोलते हैं। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में आर एक रेसिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध होता है। ठीक है, तो आर बराबर वी बटे आई, ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है तीसरा नंबर। इसका मतलब कि ये क्वेश्चन बार बार हमसे कई लड़के फोन करके पूछते हैं कि सर बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। ऑलरेडी मैंने आपको कई सारे वीडियो में भी बता चुका हूं कि बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। तो सभी लोग बताइए 3 का, सॉरी सर कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलिए विक्की कुमार यादव जी 3 का सी नंबर, सी 3 का। चलिए वेरी गुड, बहुत बढ़िया, क्या बात है, वेरी गुड। चलिए बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? तो याद रखना बैटरी से डिश और प्रत्यय होती है, यानी कि डिश का मतलब हुआ कि डायरेक्ट करंट और प्रत्यय का मतलब हुआ एसी यानी कि अल्टरनेटिव करंट, यानी कि दोनों प्रकार की धाराएं प्राप्त होती है, एसी और डीसी दोनों। डायरेक्ट करंट भी प्राप्त होती है और अल्टरनेटिव करंट भी प्राप्त होती है बैटरी से। ठीक है, याद रखना। चलिए अगला हमारा प्रश्न है 4 नंबर। सब देखिए सभी लोग कमेंट नहीं कर रहे हैं। 4 नंबर प्रश्न देखिए, 4 नंबर प्रश्न की दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? सभी लोग आंसर कमेंट करिए। तो चौथा का दाढ़ी बनाने में किस प्रकार का दर्पण का उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण, उत्तल, समतल या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए कोई भी इस क्वेश्चन को हल्के में मत लीजिएगा। मैं आपको बोलता हूं ना कि एक एक प्रश्न आप लोग याद रखिएगा। मैं आपको बार बार बोलता हूं कि जो आप साल भर पढ़े हैं और मैं आपको अभी 4 महीने पढ़ा दूंगा वैसा कोई नहीं बता पाएगा। ठीक है, क्योंकि इस बार ऑब्जेक्टिव का ज्यादातर मांग है। ऑब्जेक्टिव 50% पूछेगा। अगर चाहो तो आप ऑब्जेक्टिव मतलब कि पढ़कर पूरा मैट्रिक में फर्स्ट डिवीजन ला सकते हो। ठीक है, नो सर गलत है, क्या है? नहीं नहीं गलत है एमडी सर, क्या कहना, क्या नाम है आपका?
नाम है MR सर्वी। किसका गलत है? आपका गलत होगा, ठीक है। किसका गलत है? आप गलत याद किए होंगे। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा अवतल दर्पण। क्या होगा? दाढ़ी बनाने यानी कि हजामत बनाने में हम लोग अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? तो अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। वेरी गुड। पासवान एडिटिंग, आकाश जी, मोहित जी, अंकित आर्यन राज, चलिए वेरी गुड। और स्पोर्ट जी, चलिए मोहित जी बहुत बहुत शुक्रिया। धर्म प्रकाश जी, चलिए वेरी गुड। ठीक है, दिष्ट होगा, नहीं नहीं दिष्ट नहीं होगा, उसमें दोनों होगा। आप कहीं से भी सर्च मार कर देख लीजिए, ठीक है, दोनों होगा। और यहाँ पर 5 नंबर प्रश्न है कि विभवांतर का ऐसा ही मात्रक क्या है? विभवांतर का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? विभवांतर जिसको हम लोग कैपिटल भी से सूचित करते हैं, तो विभवांतर का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? सभी लोग बताइए तो 5 का आंसर क्या होगा? देखिए मैं जहाँ पढ़ाता हूँ वहाँ पर आप तो आ नहीं सकते। एक्चुअली मेरा मतलब कि घर है सीवान जिला और मैं ऑलरेडी सीवान शहर में मैं पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? विभवांतर का सही मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है, जिसको हम लोग कैपिटल भी से भी सूचित करते हैं। और कभी कभी आपके ऑप्शन में VOLT वोल्ट ऐसे इंग्लिश में करके देगा, तो आप पहचान लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि बोर्ड एग्जाम में दोनों लैंग्वेज होता है, हिंदी और इंग्लिश दोनों होता है, ठीक है। तो विभवांतर का सही मात्रक वोल्ट होता है। क्या होता है? वोल्ट होता है। रट लीजिए, क्या होता है? वोल्ट होता है, ठीक है। विभवांतर का सही मात्रक वोल्ट होता है, ठीक है। अब देखिए अगला आपका प्रश्न जो है 6वां नंबर, इसका तो आंसर सब किसी को पता होगा, ठीक है। पता होगा, रिवीजन कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आप साल भर में क्या पढ़े, अगर उसका एक बार भी रिवीजन नहीं करते हैं तो आपका पढ़ा हुआ सब बेकार चला जाएगा, ठीक है। बहुत ऐसे लड़के कहते हैं कि पढ़ते जाते हैं, पीछे से भूलते जाते हैं, पीछे से भूलते जाते हैं। तो मैं बोलता हूँ कि आप पीछे जो भी पढ़े हैं, अभी आप लोगों के पास 4 महीने 3 महीने बाकी, पहले उसका रिवीजन करिए। देखिए अब जो पीछे का पढ़े हैं अगर रिवीजन नहीं करिएगा तो वो भी आप भूल जाइएगा, ठीक है। तो एक्चुअली में इस बात पर गौर करिएगा। प्रकाश का अपवर्तन कितने नियम होते हैं? 2 नियम होते हैं। आप लोगों ने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिए, चलिए आकाश जी वेरी गुड, ठीक है। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा? प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? तो 2 नियम होते हैं, ठीक है। आंसर याद रखना, 2 नियम होते हैं। अब चलिए एक और प्रश्न आ गया कि 1 वोल्ट कहलाता है, 1 वोल्ट कहलाता है। देखते हैं इसका आंसर कितने लोग का सही आता है। 1 वोल्ट कहलाता है, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमको लग रहा है। ये क्वेश्चन जो है ना काफी हद तक महत्वपूर्ण ज्यादा लग रहा है, ठीक है, कि 1 वोल्ट कहलाता है। 7 नंबर प्रश्न है, तो 7 का आंसर आप लोग क्या देना चाहिएगा? 7 का बी नंबर। चलिए धर्म प्रकाश जी का आ गया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सुपर सुमित, वाह क्या बात है, वेरी गुड, ठीक है। और मैं जिसके सर पर हाथ रख देता हूँ, जिसको मैं बोल देता हूँ ना, वो बंदा 400 लाता है तो लाता है। देखिए इस बार पक्का 100% गारंटी के साथ धर्म प्रकाश जी 400 नंबर लाएंगे तो लाएंगे, ठीक है। चलिए आंसर क्या मिलेगा? जूल पर कूलम होगा, ठीक है। 1 वोल्ट बराबर क्या कहलाता है? तो जूल पर कूलम कहलाता है। आंसर होगा बी नंबर। क्या होगा? आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जूल पर कूलम होता है, ठीक है। और यहाँ पर 8 नंबर आपका प्रश्न है कि श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? श्वसन किस प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया है? दोस्तों ये प्रश्न मतलब कि कभी कभी मतलब कि देखिए प्रश्न मतलब कि कभी कभी नहीं पूछता है, लेकिन हर साल ये प्रश्न पूछता है, ठीक है। श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? उपचयन, संयोजन, ऊष्माक्षेपी या फिर ऊष्माशोषी? आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। अच्छे से आंसर देकर बताइएगा, कोई भी जल्दबाजी यहाँ पर नहीं है, ठीक है, क्योंकि हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई में कोई भी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, ठीक है। तो आंसर क्या होगा? चलिए आंसर होगा सी नंबर, ऊष्माक्षेपी होगा। बहुत लोग बी भी बता रहे हैं, सी भी बता रहे हैं और ए भी बता रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। देखिए जो भी मतलब कि मूर्ख है, मतलब कि हमारे मतलब कि इस क्लास के टाइम फ़ोन करता है, ठीक है, वो उनको ये मतलब कि समझ में नहीं आता है कि अभी मैं क्लास चला रहा हूँ और इसी समय फ़ोन करता है। देखिए एक बंदा अभी फ़ोन कर रहा है, मैं लाइव समाप्त करने के बाद उनको देखा ना क्या सजा उनको दूंगा। मैं बार बार बोलता हूँ कि लाइव क्लास 7 से चलता है 8:30 बजे तक, आप लोग यहाँ पर डिस्टर्ब मत करें, नहीं तो आप भी पढ़ नहीं पाएंगे। वो तो खुद पढ़ेगा नहीं, जो फ़ोन करेगा परेशान करेगा, वो खुद नहीं पढ़ेगा, दूसरों को भी पढ़ने नहीं देगा, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन है 11 नंबर, 9 नंबर है प्रश्न, 9 नंबर। कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है? देखिए ये प्रश्न ना एकदम याद रखिएगा, क्योंकि ये प्रश्न पूछता है लेकिन ऑप्शन हिंदी में कर देता है, लेकिन यहाँ पर उसका संकेत दिया है, ठीक है। तो कौन विद्युत का सुचालक है? ऐसे में चांदी होता है, क्या होता है? चांदी होता है। तो चांदी को हम लोग AG से सूचित करते हैं, AG को हम लोग चांदी बोलते हैं, इसका संकेत है AG। लेकिन बहुत लोग इसका आंसर बताते हैं कॉपर, लेकिन कॉपर थोड़ी ना होगा। विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक कौन होता है? तो चांदी ही होता है, जिसको हम लोग चांदी बोलते हैं, जिसको हम लोग संकेत में AG से सूचित करते हैं, ठीक है। तो जो लोग भी बी नंबर आंसर दिए ना, जैसे धर्म प्रकाश जी, अंकित जी हो गए, चलिए भोजपुरी जी, यार भोजपुरी जी A नंबर दिए लेकिन गलत है, बट यहाँ पर गलती से सुधार कर रहे हैं ना, वही बड़ी बात है, ठीक है। एक बात हमेशा याद रखना, जिंदगी में सक्सेसफुल पाने के लिए हारना भी पड़ता है और हारना जरूरी है। तब जब तक हारेंगे नहीं तब तक सीख हमको कैसे मिलेगा? जब तक हारेंगे नहीं तब तक मंजिल पाने का रास्ता कहाँ मिलेगा? एक बात याद रखिएगा, ऐसा नहीं कि आप गलती आंसर ठीक लगाए हैं तो गलत बात है, नहीं, गलत बात नहीं है, ठीक है। चलिए
हो गया ना। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अभी उसके पहले मैं आपको बता दूं, जो भी स्टूडेंट हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के मेंबर में नहीं जुड़े हैं, व्हाट्सएप ग्रुप चलाते हैं, आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए। सभी लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए, सभी लोग व्हाट्सएप ग्रुप चलाते ही होंगे, ठीक है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे रखा है, जाकर आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा, ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न क्या है, काफी धार प्रश्न आ गया, ठीक है। इस प्रश्न को समझिएगा। देखिए आप लोग प्रश्न को समझते नहीं, ऐसे में जल्दबाजी में आप लोग आंसर टिक लगा देते हो, ठीक है। जल्दबाजी में आप लोग आंसर टिक लगाते तो क्वेश्चन है आपका 10 नंबर, आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभों को कहा जाता है। आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभों को कहा जाता है। देखिए उदग्र हम लोग किसके बोलेंगे, जैसे कि मान लेते हैं ये मतलब कि सीधा है, तो सीधा जो खाल रहेगा मतलब कि सीधा रहेगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उदग्र, यानी कि उसको हम लोग समूह बोलेंगे, समूह यानी कि ग्रुप बोलेंगे। और जो नीचे की तरफ रहेगा वो क्षैतिज उसको बोलेंगे, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, क्षैतिज कतार बोलेंगे, उसको हम क्षैतिज कतार बोलेंगे। तो यहाँ पर कह रहा है कि आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभ को क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं, और वर्ग को हम लोग क्या कहते हैं, इंग्लिश में उसको ग्रुप बोलते हैं। तो अभी मैंने आपको बताया कि ग्रुप कहलाता है, ठीक है। तो वर्ग होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा 10 का आपका ऑप्शन नंबर ए नंबर सही उत्तर होगा, ठीक है। कोई भी इसमें जल्दबाजी नहीं है, ठीक है। आप लोग जल्दबाजी मत करना, देखिए पढ़ाई में जल्दबाजी नहीं होना चाहिए, ठीक है। 11 नंबर प्रश्न की निम्नलिखित में कौन उपधातु है, FeCuNISV उपधातु आपको चूज करना है। एक्चुअली में लोहा तो उपधातु होगा नहीं, ना ही कॉपर उपधातु होगा, तो आप लोग बता सकते हैं कि उपधातु कौन। 11 का आंसर सब लोग बताइए, उपधातु कौन है। चलिए 11 का आंसर मिला SV। सर साफ नहीं दिखाई दे रहा है, अरे यार आप कहाँ से आ गए, साफ नहीं दिखाई दे रहा, सबको तो साफ दिखाई दे। देखिए कॉपर उपधातु नहीं ना होता है, मेरे प्यारे स्टूडेंट विक्की कुमार यादव जी, देखिए जो कॉपर होता है ना वो उपधातु नहीं होता, SV होगा, SV आंसर होगा डी नंबर। सब लोग क्या याद रखिएगा, डी नंबर, क्या याद रखिएगा, चलिए हाँ वेरी गुड, डी नंबर याद रखिएगा, ठीक है होगा डी नंबर का। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, ठीक है, आप प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। आप वीडियो देखते हैं, मेरा मतलब कि जो भी हम पढ़ाते हैं अगर आपको पसंद आता होगा और तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। अभी 90 लोग हैं, अगर 90 लोग लाइक करेंगे तो पूरा 100 लाइक अभी कंप्लीट हो जाएगा, मात्र 1 मिनट के अंदर ही, ठीक है। तो लाइक जरूर करिएगा और व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर जुड़िएगा, ठीक है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, सभी लोग जुड़िएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, पीतल है, पीतल क्या है बताइए, तो सभी लोग बताइए पीतल क्या है। 12 नंबर, चलिए यहाँ पर आगे धर्म प्रकाश जी का सिर में, चलिए वेरी गुड। पीतल क्या है, धातु, अधातु, मिश्र धातु, उपधातु। अब यहाँ पर आपको बताना है कि पीतल क्या होता है, पीतल क्या होता है, धातु, अधातु, उपधातु, मिश्र धातु। तो आप लोग आंसर क्या देंगे, चलिए वाह भाई क्या बात है, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए आंसर क्या मिल गया, आंसर मिल गया आपको ऑप्शन नंबर सी। सर जी कब से चलता है लाइव क्लास, डेली चलता है शाम 7 बजे, ठीक है। मिश्र धातु होगा, इसका आंसर याद रखिएगा, मिश्र धातु सी नंबर होगा। क्या होगा, पीतल है तो पीतल एक मिश्र धातु होता है, सभी स्टूडेंट याद रखिएगा, ठीक है। आज 8:30 बजे तक क्लास चलेगा, ठीक है। साइंस का क्लास जैसे ही समाप्त होगा वैसे ही आपका मैथ का भी आज क्लास चलेगा, ठीक है, मैथ का भी आज क्लास चलेगा। चलिए यहाँ पर 13 नंबर प्रश्न आ गया, 13 नंबर प्रश्न आ गया, ठीक है। ये प्रश्न, ये वीडियो ग्रुप में ऑलरेडी मैंने शेयर किया था, लेकिन पता नहीं क्या हो गया, शेयर तो करना चाहिए था, हाँ ठीक है। बताइए तो अम्लीय विलयन का पीएच मान क्या आता है। देखिए जो क्वेश्चन 13 नंबर है ना, इस पर हम 3 क्वेश्चन बताते हैं, 3 में से 2 क्वेश्चन इस बार पूछेगा, उसको अच्छे से याद करना, ठीक है। अम्लीय विलयन का पीएच मान देखिए 7 से कम होता है, क्या होता है, 7 से कम होता है, जो आप लोगों ने अभी बताया आंसर, ठीक है। अम्लीय विलयन का मान क्या होता है, अम्लीय विलयन का पीएच मान जो होता है वो 7 से कम होता है। और इसी पर आधारित एक और प्रश्न पूछता है कि उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होता है। तो हम लोग उदासीन विलयन का पीएच मान क्या बताएंगे, 7 से अधिक बताएंगे, जैसे 7 से अधिक 8 हो गया, 9 हो गया, अंक भी दे देता है, ठीक है, अंक भी दे देगा, पूछेगा कौन उदासीन विलयन को दर्शाता है। तो जब भी उदासीन विलयन पूछेगा 7 से अधिक 8, 9, 10 होगा, और जब भी अम्लीय विलयन का मान पूछेगा तो 7 से कम 6, 5, 4, 3, 2 हो जाएगा। अगर पूछेगा मतलब कि उदासीन का क्या होगा, तो उदासीन का 7 कहेगा, और क्षारीय का 7 से अधिक हो जाएगा, ठीक है, याद रखना। चलिए आंसर क्या मिलेगा आपका, ऑप्शन नंबर मिल गया बी नंबर। अब 14 नंबर क्वेश्चन है कि सरलतम हाइड्रोकार्बन है, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। देखिए 4 है, दोनों मतलब कि हाइड्रोकार्बन, चारों हाइड्रोकार्बन, लेकिन सबसे सरलतम हाइड्रोकार्बन कौन है, सभी लोग बताइएगा, ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया, गलत बात है, वीडियो को लाइक जरूर करिए, ठीक है। आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक जरूर करिए, ठीक है। आपसे रिक्वेस्ट है कि 1 लाइक तो जरूर करिएगा, ठीक है, 1 लाइक करिएगा। चलिए वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। क्या आंसर होगा, मीथेन होगा। और मीथेन का अणु सूत्र क्या होता है, सभी लोग कमेंट करिए। तो मीथेन का ऑप्शन नंबर ए होगा, लेकिन ऑप्शन नंबर ए होगा, 14 का आंसर ए होगा, लेकिन मीथेन का अणु सूत्र होता है CH4। अगर बाय द वे गलती से ऑप्शन में मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन न देकर उसका आणविक सूत्र दे दे CH4, C2H6, C3H8 दे दे, तो आप कैसे पहचान पाइएगा। तो याद रखिएगा CH4 होगा, क्या होगा, CH4, जिसको हम लोग मीथेन के नाम से जानते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न
देखिए अगला प्रश्न 15 नंबर बताने से पहले आप सभी को पता ही होगा कि मैं कितना जबरदस्त ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताता हूं। अगर आप लोग चाहते हैं कि टोटल विषय का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर हमको मिल जाए पीडीएफ तो बहुत ही अच्छी बात होगी। मैं उसको याद कर लूँगा, बोर्ड एग्जाम में लड़ेगा पूरा और याद करके बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर लाएंगे। अगर किसी को चाहिए होगा पूरा सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो मात्र 150 रुपये मैं दे रहा हूँ, ठीक है, केवल इंग्लिश विषय का छोड़कर बाकी 5 विषय का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन VVI 2023 में आने वाला है। तो जो भी बंदा लेगा, हमारा मोबाइल नंबर है 9693779407। इस नंबर पर गूगल पे, फोन पे, पेटीएम इन तीनों से किसी भी मतलब की सुविधा अगर आपके पास हो, कोई भी सुविधा है तो ऑनलाइन पेमेंट करके व्हाट्सएप पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का PDF ले लीजिएगा और उसको याद करिएगा। याद करके एकदम मतलब कि बोर्ड एग्जाम में एकदम मतलब रिकॉर्ड ही तोड़ देना है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपका 15 नंबर, कुटपाद किस में पाया जाता है? कुटपाद किस में पाया जाता है? सभी स्टूडेंट आंसर करिए तो कमेंट में। कुटपाद किस में पाया जाता है? पैरामीशियन में, यूग्लिना में, अमीबा में, इनमें से कोई नहीं। एक्चुअली मैं जो क्वेश्चन बोल रहा हूँ ना पहले सुनिए, उसके बाद से उसका ऑप्शन सुनिए, देखिए आपको फटाक से याद हो जाएगा, ठीक है। कुटपाद किस में पाया जाता है? सभी लोग आंसर कमेंट करिए तो कुटपाद किस में पाया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कुटपाद किस में पाया जाता है? अरे वाह भाई वाह, वाह मेरे प्यारे स्टूडेंट, वेरी गुड। कुटपाद पाया जाता है तो अमीबा में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? अमीबा में। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, अमीबा में पाया जाता है, पैरामीशियन में नहीं, पैरामीशियन में नहीं, अमीबा में पाया जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन होता है? क्वेश्चन नंबर 16 है कि पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन होता है पतियों द्वारा, फूलों द्वारा, तना द्वारा, इनमें से कोई नहीं। सभी लोग आंसर कमेंट करिए तो पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन होता है, ठीक है। याद रखना आंसर क्या होगा? सभी लोग पतियों द्वारा, फूलों द्वारा, तना द्वारा, फिर इनमें से कोई नहीं। चलिए वेरी गुड। आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी नंबर फूलों द्वारा ना। चलिए आंसर क्या होगा? पतियों द्वारा नहीं बल्कि फूलों द्वारा। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा फूलों द्वारा। देखिए एक स्टूडेंट है जिनका मैं नाम रखना चाहता हूँ, उनका नाम है नीतीश रूपवन। वो मतलब कि बहुत ही कमजोर थे, मतलब कि हद से ज़्यादा कमजोर थे, बट उन्होंने हमारे पास एक बार कॉल किए थे, बोले थे सर हमको नोट्स दे दीजिए, मैं उस नोट को पढ़ूंगा, याद करूंगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और आपका डेली क्लास करूंगा। अब उनके यहाँ इतना मतलब कि उनमें बदलाव आ गया है ना कि वो सबको पीछे पछाड़ रहे हैं, हर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सही टिक लगा रहे हैं, मतलब कि मानना पड़ेगा, ठीक है। तो अब मेरा भी फर्ज बनता है कि थोड़ा और मैं आप लोगों को सपोर्ट करूँ, ठीक है। बेफिक्र रहिए, जैसे ही मतलब कि ये महीना समाप्त होगा आपको सब्जेक्टिव का भी वीडियो मिलने लगेगा। सब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं बहुत ही पहले नहीं बताता हूँ ना कि सब लोग रटेंगे, रट कर हमेशा याद नहीं रख पाएंगे, भूल जाएंगे, इसलिए मैं मतलब कि बताऊँगा इसका अगले महीने से पूरा, मतलब कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका कितना नंबर? 16 के बाद 17 नंबर। निम्न में कौन उत्सर्जी अंग है? निम्न में कौन उत्सर्जी अंग है? वृक्क, अग्नाशय, आंख, इनमें से कोई नहीं। सभी लोग आंसर कमेंट करिए तो निम्न में कौन उत्सर्जी अंग है? वृक्क, अग्नाशय, आंख, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आप लोगों का कमेंट आ रहा है कि सर इसका आंसर होगा ए नंबर। चलिए ए नंबर होगा, वृक्क होगा। चलिए वेरी गुड रेणु देवी जी, वेरी गुड, वाह रे भाई क्या बात है, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया, लाजवाब। चलिए दिवाकर कुमार जी, पिंटू कुमार जी, चलिए वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। आंसर क्या होगा आपका? वेरी गुड, आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, वृक्क में होता है। किस में होता है? सॉरी आंसर हम मतलब कि 18 का आंसर बता दिए ना। आंसर होगा बी नंबर, ए नंबर वृक्क होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला प्रश्न है, शुक्राणु बनता है। सभी लोग आंसर कमेंट करिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट का गजब का क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको आप लोगों ने एकदम रट जाइएगा, बहुत ही मतलब कि जबरदस्त क्वेश्चन, ठीक है, एकदम इसको रट जाइएगा, ठीक है। वाह रे भाई क्या बात है, वाह रे भाई वाह। चलिए वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए आंसर क्या होगा? शुक्राणु बनता है तो शुक्राणु वृषण में, मूत्राशय में, गर्भाशय में या फिर अंडाशय में। चलिए वेरी गुड, आंसर क्या होगा? वृषण में बनता है, ठीक है। बहुत लोग आंसर DBT के लगा रहे हैं, तो मैं जो भी बंदा DBT के लगा रहा है उसको मैं बता दूं, इसका आंसर होगा शुक्राणु बनता है तो वृषण में बनता है, ठीक है। आंसर क्या होगा आपका? आंसर होगा ए और बी दोनों में बनता है। नहीं क्या नाम है, राजा बाबू का कहना ए और बी दोनों में बनता है। देखिए वृषण में बनता है, क्या बनता है? वृषण में, ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए मौखिक पूछेंगे, मौखिक का भी टाइम आएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है 19 नंबर, ठीक है। अभी मैं जो क्वेश्चन बता रहा हूँ ना प्योर मतलब कि बोर्ड एग्जाम 2023 में पूछने वाला है, एकदम मतलब कि पूरा NCERT का क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन किसी भी मॉडल पेपर, किसी भी गाइड में नहीं मिलेगा तो मिलेगा सिर्फ मेरे पास मिलेगा, ठीक है। तो इसको एकदम याद रखना, क्योंकि मेरा पूरा मतलब कि मैं पूरा कॉन्फिडेंस के साथ मैं बोलता हूँ ना, ठीक है, कि लड़ेगा तो इसको याद करना है, ठीक है। चलिए निम्न में कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? वायु, मृदा, जल, जीवधारी। सब लोग बता दीजिए।
मैथ का कितने बजे से है सर? मैथ का इसी में चलेगा, इसी में मतलब कि चलेगा, अभी क्लास चलते ही रहेगा, ठीक है। इसके बाद से फिर एक और सेट चलेगा साइंस का, ठीक है। जितना भी मिल रहा है उसको याद करिए ना, रिपीट करिए ना। देखिए आप अपने ट्यूशन कोचिंग में सबसे नंबर 1 पर स्टूडेंट होंगे, जो भी हमारे साथ मतलब कि पढ़ता होगा। एक और बंदा फ़ोन करने लगा, ठीक है। इनको सब मतलब कि हम लेंगे, सब इन लोगों को तारीफ खातिरदारी करेंगे, ठीक है। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा जीवधारी। जीवधारी प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत नहीं आता है। चलिए अगला प्रश्न आपका आ गया 20 नंबर। 20 नंबर प्रश्न बताने से पहले सभी छात्रों से रिक्वेस्ट है, जो भी स्टूडेंट हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़कर स्टडी प्लस का मेंबर बन जाइए। सभी लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़िए और स्टडी प्लस ग्रुप का मेंबर बन जाइए। सभी लोग चलिए जुड़िए, तो स्टडी प्लस ग्रुप में जुड़िए सभी लोग। जाइए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा स्टडी प्लस का, जुड़िए उसमें, ठीक है। क्वेश्चन है आपका 20 नंबर, इंसुलिन की कमी से होता है। इंसुलिन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? घेंगा, बौनापन, मधुमेह या फिर इनमें से कोई नहीं? इंसुलिन, ठीक है। आयोडीन की कमी के कारण घेंगा अथवा ग्वाइटर होता है, और जबकि इंसुलिन की कमी से मधुमेह नामक एक बीमारी होती है। क्या होती है? मधुमेह नामक एक बीमारी होती है। तो आप लोग आंसर क्या ठीक लगाइएगा? ऑप्शन नंबर सी। क्या? ऑप्शन नंबर ठीक है, सी नंबर। चलिए आप वीडियो को लाइक करके 100 लाइक कंप्लीट करिए। तो जो भी स्टूडेंट वीडियो को लाइक नहीं किए, वीडियो को लाइक करिए, 100 लाइक पूरा करिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए अगला सेट आपका आ गया, ठीक है। अगला आ गया सेट नंबर 2, ठीक है। सेट नंबर 2 के बाद आपको मैथ का क्लास हम बताएंगे। सेट नंबर 2 के बाद मैथ का क्लास चलाएंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका सेट नंबर 2 का पहला, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, काल्पनिक, वास्तविक, ए और बी दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं? सभी लोग आंसर कमेंट। सर मैथ का लाइव कब चलता है? मैथ का लाइव चलेगा, उसके लिए ठीक है मैं आपको बताऊं, इसी में चलेगा। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, सभी लोग कमेंट करिए। तो काल्पनिक होता है। चलिए वेरी गुड, सिर्फ और सिर्फ काल्पनिक होता है। यहाँ पर राजा बाबू का कहना है कि वीडियो को लाइक करो, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया राजा बाबू जी, बहुत बहुत शुक्रिया, ठीक है। आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, ऐसा ही सपोर्ट बनाए रखिएगा। क्या होगा? काल्पनिक होगा। क्या होगा मेरे प्यारे स्टूडेंट? काल्पनिक होगा। समतल दर्पण द्वारा जो बना प्रतिबिंब होता है वो सिर्फ और सिर्फ काल्पनिक होता है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 2 नंबर, निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किस लेंस का व्यवहार होता है? देखिए निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम लोग किस लेंस का प्रयोग करते हैं? उत्तल, अवतल, बेलनाकार या फिर इनमें से कोई नहीं? याद रखिएगा सभी स्टूडेंट, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम लोग परा अवतल लेंस का उपयोग करते हैं, और दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, और दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग होता है। चलिए वेरी गुड, आर्मी 111 सर जी, हाँ बोलो बोलो, वेरी गुड। चलिए दिवाकर जी, पिंटू जी और मुमताज़ मियाँ, चलिए मियाँ जी, चलिए वेरी गुड। प्रमोद जी वेरी गुड, ठीक है। और मुकेश जी, राहुल माफिया जी, कमेश्वर प्रसाद जी, चलिए वेरी गुड। आंसर क्या मिलेगा? ऑप्शन नंबर बी मिल गया। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? सभी स्टूडेंट आंसर कमेंट करिए कि मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? उत्तल, अवतल या फिर वलयाकार या फिर बाइफोकल लेंस? तो बताइए। तो देखिए मानव नेत्र में यानी कि मनुष्य में उत्तल लेंस पाया जाता है। सभी लोग याद रखना, मनुष्य में उत्तल लेंस पाया जाता है, ठीक है। अवतल, समतल, बेलनाकार नहीं, बल्कि उत्तल लेंस पाया जाता है। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? तो उत्तल लेंस पाया जाता है, ठीक है। जो लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, पहली बार आए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको मेरा लाइव क्लास डेली शाम 7 बजे फ्री में मिल सके, ठीक है। तो आप लोग मतलब कि ज्वाइन जरूर करना हमारे, ठीक है, इस चैनल में। तो अगला क्वेश्चन आपका 4 नंबर, विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहा जाता है? एक्चुअली में विभवांतर का सही मात्रा वोल्ट होता है, लेकिन हम लोग विभवांतर के मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? अमीटर, वोल्टमीटर, गैल्वेनोमीटर या फिर इनमें से कोई नहीं? सभी स्टूडेंट आंसर कमेंट करिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए वेरी गुड, एकदम जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, एकदम फटाफट कमेंट करते रहिए। चलिए क्या मिला आंसर? आंसर मिला वोल्टमीटर। क्या कहलाएगा? वोल्ट मीटर का लगा। आई लव यू सर, लव यू टू मेरे प्यारे स्टूडेंट मैकर जी। चलिए आंसर क्या होगा? आंसर होगा बी नंबर। क्या होगा? बी नंबर का वोल्ट मीटर। विभवांतर मापने वाले हम लोग यंत्र को वोल्ट मीटर कहते हैं, ठीक। अमीटर नहीं होगा, वो तो विद्युत धारा में चला जाएगा, ठीक है। आंसर क्या होगा? वोल्ट मीटर होगा। विभवांतर मापने वाले यंत्र को वोल्ट मीटर कहा जाता है, और वोल्ट का सही मात्रक, सॉरी, विभवांतर का सही मात्रक वोल्ट भी होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका आ गया
पाँच नंबर क्वेश्चन का आता है। देखिए एक और लड़का फोन कर रहा है। 5 नंबर क्वेश्चन का आता है कि एमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। 5 नंबर प्रश्न है कि एमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। एक्चुअली में पहले आप लोग मतलब कि हमारी बातों को सुनिएगा, क्वेश्चन में क्या बोल रहा हूँ वो सुनिएगा, उसके बाद से आंसर देखिएगा, ठीक है। सर इजी क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया। एमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। श्रेणी क्रम, पार्श्ववर्त क्रम, या फिर ए और बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं, यानी कि सीरीज में या फिर पैरेलल में। बताइए तो ए का मतलब हुआ सीरीज, श्रेणी क्रम का मतलब हुआ सीरीज, और पार्श्ववर्त का क्रम मतलब हुआ पैरेलल। तो बताइए तो 5 का आंसर। चलिए वेरी गुड, बहुत बढ़िया, आंसर बिल्कुल करेक्ट मिला। श्रेणी में जोड़ा जाता है, किसमें, सीरीज में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए होगा, सीरीज में, ठीक है। अगला क्वेश्चन, विद्युत धारा का एसआई मात्रक है। सबको पता होगा कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है। इलेक्ट्रिक करंट का एसआई यूनिट क्या होता है। इलेक्ट्रिक करंट का एसआई मात्रक क्या होता है, सभी को पता होगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट का एसआई मात्रक, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, सभी लोग बताइए तो। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है। देखिए विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, क्या होता है, एम्पियर होता है। वेरी गुड, क्या होता है, एम्पियर होता है, ठीक है। वाट ये दिया, वाट विद्युत शक्ति का हो जाएगा, कूलम आवेश का हो जाएगा, वोल्ट विभवांतर हो जाएगा, और बचेगा एम्पियर, तो वो हो जाएगा विद्युत धारा का। चलिए याद हो गया ना, सभी बोलिए तो। एक बार सभी लोग कमेंट करिए तो वीडियो में, इस वीडियो में सभी लोग कमेंट करिए, सभी लोग कमेंट करिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है 7 नंबर। 7 नंबर प्रश्न है, किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। गजब का क्वेश्चन पूछा है कि किस लेंस द्वारा सिर्फ और सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। किस लेंस को द्वारा सिर्फ और सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। सब लोग आंसर कमेंट करिए तो। काल्पनिक प्रतिबिंब, चलिए सबको सभी के पास मेरा नंबर होगा, ठीक है। यहाँ पर कितने लोग ए दे रहे हैं, कितने लोग बी। देखिए जितने भी लोग आंसर ए दे रहे हैं ना, ए आंसर ए नहीं होगा ना, ठीक है, आंसर ए नहीं होगा। चलिए आंसर क्या होगा, मौखिक बताएंगे आंसर। पहले इसका देखिए, इसका आंसर होगा बी नंबर। क्या होगा, अवतल दर किस लेंस द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। अवतल लेंस के द्वारा। देखिए उल्टा हो जाता है ना, इसमें उल्टा हो जाता है, क्या होता है, उल्टा हो जाता है, ठीक है। दर्पण में और लेंस में उल्टा हो जाता है, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका 8 नंबर, कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया किया है तो कॉपर प्लस जल का निर्माण किया, तो यह किस प्रकार की अभिक्रिया है। उपचयन, औपचयन, उदासीनीकरण, या फिर रेडक्स अभिक्रिया। उदासीनीकरण तो कभी होगा नहीं, क्योंकि उदासीनीकरण अभिक्रिया उसे कहते हैं जो मतलब कि जब अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके जल तथा लवण प्राप्त करते हैं, उसे हम लोग उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। लेकिन ये जो 8 नंबर प्रश्न है ना, इसका आंसर क्या होगा, चलिए बी नंबर, वेरी गुड, औपचयन होगा। क्या होगा, औपचयन, उपचयन नहीं बल्कि औपचयन होगा। ऑप्शन नंबर बी होगा, क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। 8 का डी नहीं होगा, आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, क्या होगा, ऑप्शन होगा, ठीक है। मौखिक पूछेंगे, ठीक है, मौखिक पूछेंगे, आपका सेट 2 समाप्त हो जाएगा तो मौखिक पूछेंगे, ठीक है। मौखिक जरूर पूछेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट है मौखिक, ठीक है। अब बताइए तो 9 नंबर प्रश्न का, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं। इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं, सभी लोग बताइए। सहसंयोजी, विद्युत संयोजी, कार्बनिक, या फिर इनमें से कोई नहीं। सभी स्टूडेंट कमेंट करिए 9 का आंसर क्या होगा। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए वेरी गुड सर जी, प्रणाम, वेरी प्रणाम आर्मी 11। चलिए प्रणाम। चलिए बताइए तो, गुड नाइट, गुड इवनिंग कुमार सौरभ अग्रवाल। चलिए वेरी गुड, बताइए तो। देखिए इसका आंसर सी बता रहे हैं ना, सी आंसर नहीं होगा, कार्बनिक नहीं होगा, बल्कि विद्युत संयोजी होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, विद्युत संयोजी। इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं तो विद्युत संयोजी कहलाते हैं, विद्युत संयोजी कहलाते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। और 10 नंबर का आंसर बताइए तो, पीतल उदाहरण है। पीतल क्या है, धातु का, अधातु का, मिश्र धातु या फिर उप धातु। ऑलरेडी मैंने 10 का आंसर आपको सेट 1 में बताए थे, तो सेट 2 में अभी प्रश्न आ गया, ठीक है। तो बता दी इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। जिस भी स्टूडेंट को 5 सब्जेक्ट का भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहिए, वो भी PDF 2023 में आने वाला, तो आपको पता ही होगा कि मैं जो बताता हूँ वो 100% बोर्ड एग्जाम में लड़ जाता है। तो अगर किसी को भी चाहिए तो मात्र 150 रुपये में 5 सब्जेक्ट का दे रहा हूँ, ठीक है। साइंस, सोशल साइंस, मैथ, संस्कृत और हिंदी, ये 5 सब्जेक्ट का 150 रुपये में दे रहा हूँ, ठीक है। 150 रुपये कोई ज़्यादा इनकम नहीं है। मोबाइल नंबर है 9693779407। इस नंबर पर आप फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम के जरिए ऑनलाइन पेमेंट करके आप ले सकते हैं। व्हाट्सएप में मैं PDF आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है। एक बात याद रखिए, 150 रुपये का आप लालच मत दीजिए। 150 रुपये सोचिए कि मैं 150 रुपये पेमेंट करके सर से किसी न किसी तरह इस मतलब कि PDF को ले लूँ, मतलब कि जो भी सर PDF दे रहे हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को, उसको
उसको मैं ले लूँ और याद करूँ ताकि बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर आ जाए। आप मतलब कि टीचर डे या फिर ट्यूशन कोचिंग में पढ़ते होंगे ना, तो बहुत पैसा आपको फी लगता होगा, तो वहाँ पर उतना बर्बाद कर देते हैं। लेकिन कभी एक भी बार पूछे आप ट्यूशन कोचिंग में जाकर कि सर अगर मैं पास नहीं होऊंगा तो क्या आप मेरा पैसा वापस करिएगा? नहीं, कोई भी रिस्क नहीं लेता, लेकिन मैं रिस्क लेता हूँ। आप याद करिए, नहीं लड़ेगा उसके बाद से मैं देखूंगा, ठीक है। चलिए, तो इसका आंसर क्या होगा आप लोगों ने बता ही दिया। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कार्बन हाइड्रोजन से संयुक्त कर बनाता है। जो कार्बन है वो हाइड्रोजन से संयुक्त कर क्या बनाता है? कार्बन हाइड्रोजन से संयुक्त कर क्या बनाता है? देखिए मतलब कि हाइड्रोकार्बन बनाता है, ठीक है। क्या बनाता है? हेलोजन, आयनिक यौगिक, हाइड्रोकार्बन या फिर अम्लराज। तो 11 का आंसर क्या होगा? 11 का तो सभी को पता होगा क्या होता है, हाइड्रोकार्बन बनाता है, ठीक है। कार्बन हाइड्रोजन से अभिक्रिया कर मतलब क्या बनाता है? हाइड्रोकार्बन बनाता है, ठीक है। क्या बनाता है? हाइड्रोकार्बन बनाता है। जो भी स्टूडेंट हमारे ग्रुप में नहीं जुड़े हैं उनसे एक ही बात मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर जुड़ जाइए। मैंने आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आपको देरी नहीं करना है, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जाकर जुड़ना है। इसका मैं पूरा PDF दे दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप में, ठीक है। आप बाद में भी याद कर सकते हैं, ठीक है। बोर्ड क्वेश्चन पूछेगा, हाँ 100% पूछेगा। तो जो भी स्टूडेंट हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं जाकर जुड़ जाइए, मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, फटाफट जाइए तो जुड़िए। तो देखिए आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग जुड़कर हमारे ग्रुप का मेंबर बन जाइए, ठीक है। चलिए आपका 12 नंबर प्रश्न है कि आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य है। आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य क्या होता है? अम्लीय धातु, क्षारीय धातु, अक्रिय गैस या फिर मिश्र धातु। तो बहुत लोग इसका आंसर कंफ्यूज होकर ऑप्शन नंबर ए पर टिक लगा देंगे, अम्लीय धातु। नहीं मेरे प्यारे स्टूडेंट, आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य हम लोग क्षारीय धातु के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? तो क्षारीय धातु के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर बी होगा क्षारीय धातु। क्या होगा मेरे प्यारे स्टूडेंट? ऑप्शन नंबर बी होगा क्षारीय धातु। क्या होगा? क्षारीय धातु। ऑप्शन नंबर बी होगा। आप लोग आंसर याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए 13 नंबर प्रश्न है कि वायुमंडल में CO2 गैस की उपस्थिति है। वायुमंडल में CO2 गैस की उपस्थिति है। सभी लोग आंसर कमेंट करिए। तो वायुमंडल में CO2 गैस की उपस्थिति है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस की उपस्थिति वायुमंडल में कितना परसेंट है? 0.01, 0.05, 0.03, 0.02। चलिए आंसर मिल गया ऑप्शन नंबर सी। वेरी गुड, 0.03%। आंसर क्या होगा? 0.03%। वेरी गुड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। 0.03%, ठीक है। बहुत वेरी गुड। चलिए अगला आपका प्रश्न क्या आता है? 14 नंबर, ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH क्या है? अम्ल है, क्षार है, लवण या फिर इनमें से कोई नहीं? तो अम्ल तो होगा नहीं, ये तो पूरा गारंटी है, क्योंकि जिस यौगिक के जिस कंपाउंड का में COOH होता है वो मतलब कि अम्ल कहलाता है, ठीक है। तो अम्ल तो होगा नहीं, ठीक है। या फिर अधातु का ऑक्साइड अम्ल कहलाता है। चलिए बताइए तो क्या है? ऑप्शन नंबर बी को क्षार होगा। चलिए सभी लोग आंसर कमेंट करिए। तो क्या होगा? वेरी गुड, क्षार होगा। यानी क्या होगा? ऑप्शन नंबर क्या होगा? वैसे यानी कि क्षार होगा। ऑप्शन नंबर बी को। चलिए वेरी गुड। आप कहाँ से देखिए, यहाँ पर कभी कितने लोग आंसर लवण भी बता रहे हैं। देखिए लवण नहीं होगा, ठीक है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी होगा। तो मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ जो मुझे याद आया, ठीक है। याद आया कि आप लोग बताइए तो नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है? कोई बंदा बताएगा कि नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है? थोड़ा बताइए तो कमेंट करके। निकिता कुमारी जी, चलिए ए नंबर मिला। चलिए 15 को ए नंबर बता दिए। चलिए वेरी गुड। मुझे पता है कि लड़की सब ज़्यादातर बायोलॉजी में चॉइस रखती है, ठीक है। और बायोलॉजी का आंसर आप लोग सही बताएंगे, ठीक है। चलिए बताइए तो नमक का रासायनिक सूत्र। चलिए धर्म प्रकाश जी बता दिए NaCl। वाह वाह क्या बात है। और NaCl क्या है? अम्ल है, क्षार या फिर लवण है? देखिए NaCl आप पता है ना, तो NaCl एक लवण होता है, इसमें होगा लवण। NaCl जो एक लवण होता है वो नमक का रासायनिक सूत्र होता है, याद रखिएगा। NaCl एक लवण होता है जो नमक का रासायनिक सूत्र होता है, याद रखिएगा ना। चलिए वेरी गुड। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका 15 नंबर। ऑक्सीजन है एक हार्मोन, वसा, एंजाइम या फिर कार्बोहाइड्रेट। तो यहाँ पर एक लड़की ने क्या नाम है, उसका नाम ही भूल गया, एक लड़की ने बताई थी इसका आंसर सबसे पहले, ठीक है। बहुत बढ़िया। तो बताइए तो ऑक्सीजन है क्या है? एक हार्मोन है, वसा है, एंजाइम या फिर कार्बोहाइड्रेट है? सभी लोग आंसर कमेंट करिए। तो सभी लोग कमेंट करिए। और यहाँ पर 5-6 क्वेश्चन बताए, उसके बाद से 10 क्वेश्चन मौखिक पूछेंगे, उसके बाद से फिर मैथ का क्लास चलाएंगे, ठीक है। चलिए बताइए तो एक हार्मोन होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी नंबर नहीं होगा, वसा नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा हार्मोन होगा। क्या होगा? हार्मोन होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 16 नंबर। मानव मादा में जनतंत्र का भाग नहीं है। मानव मादा में जनतंत्र का भाग नहीं है। सभी स्टूडेंट कमेंट करिए तो मानव मादा के जनतंत्र का भाग नहीं है। मानव मादा का जनतंत्र का भाग नहीं है। कौन है? कौन क्लास है सर जी, ठीक है।
और आप किस क्लास में बताइए तो? राहुल इंडियन फ्रॉम बिहार, बताइए तो आप कौन से क्लास में? अंडाशय, गर्भाशय, शुक्रवाहिका या फिर डेंगू वाहिनी? चलिए 16 का आंसर मिल गया, 16 का आंसर मिल गया। चलिए आंसर क्या होगा? सी नंबर, नहीं 16 नंबर ना है, 16 नंबर का आंसर क्या होगा? देखिए 16 नंबर आंसर होगा शुक्रवाहिका, ठीक है। मानव माता के जनतंत्र का भाग कौन नहीं है? तो शुक्रवाहिका होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी नंबर होगा। आप लोग बी नंबर ठीक नहीं लगाइएगा। देखिए इसमें कह रहा है कौन नहीं है, तो शुक्रवाहिका नहीं है, बाकी सब है। अंडाशय, गर्भाशय, डिंगवाहिनी है, लेकिन मानव मादा जनतंत्र का भाग शुक्रवाहिका नहीं है। आंसर क्या याद रखिएगा? सी नंबर। अगला क्वेश्चन, परागकोश में होते हैं, परागकोश में क्या होता है? बाह्य दल, अंडाशय, अंडप या फिर परागकण होते हैं। सब लोग आंसर कमेंट करिए। तो मैंने आपको ओम का नियम बताया हूँ, मैं आपको ओम का नियम बताया हूँ, ओम का नियम भी बता चुका हूँ। न्यूरॉन का संरचना मतलब कि न्यूरॉन का मतलब कि पूरा सचित्र वर्णन करे वो भी बता चुका हूँ, ठीक है। आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन किए होंगे, वहाँ पर मैंने PDF भेजा था, ठीक है। तो परागकण होगा, आंसर होगा डी नंबर। क्या होगा आपका? 17 नंबर का आंसर हो जाएगा। परागकोश में होते हैं तो परागकोश में परागकण होते हैं। क्या होते हैं? परागकण होते हैं, ठीक है। 100% सी होगा। चलिए वेरी गुड। अगला क्वेश्चन, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। 18 नंबर प्रश्न है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 या फिर क्लोरोफिल या फिर यानी कि सूर्य के प्रकाश या फिर इनमें से सभी? तो आंसर कमेंट करिए। 10th क्लास में सर, तो ये बिल्कुल 10th क्लास का ही है, ठीक है, तो बता सकते हैं। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, सभी बताइए तो सभी आवश्यक है। कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, सूर्य के प्रकाश, ये सभी मतलब किसके लिए? स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। आपके बोर्ड एग्जाम में स्वपोषी पोषण और विषमपोषी पोषण में अंतर भी पूछा जाता है। ऑलरेडी मैं उसको बताऊंगा, ठीक है। हो सकता है कि सुबह में बताऊंगा। सुबह में आपका क्लास चलेगा कई बजे से? 6:30 बजे से क्लास चलेगा सुबह में, ठीक है। अगला क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, बताइए तो? मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या होती है? 10th क्लास है सर, हाँ 10th क्लास का ही है, ठीक है। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर होती है, और लीवर को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? यकृत बोलते हैं। यकृत भी ऑप्शन में दिया होगा कभी कभी, ठीक है, तो याद रखिएगा यकृत भी होता है। लीवर तो होगा एक्चुअली में आपका लीवर होगा, लेकिन यकृत भी याद रखिए, यकृत ऐसे लिखा होगा। ऑप्शन में यकृत भी दे सकता है, ठीक है, दे सकता है नहीं बल्कि कई बार दिया भी है, ठीक है। और आपका 20 नंबर प्रश्न देखिए, 20 नंबर प्रश्न आपका पादप हार्मोन का उदाहरण है। पादप हार्मोन का उदाहरण क्या होता है? 20 नंबर आपका प्रश्न है कि पादप हार्मोन का उदाहरण क्या होता है। सब लोग आंसर कमेंट करिए तो। पादप का मतलब कि पादप हार्मोन का उदाहरण क्या है? पेप्सिन, एड्रेनलिन या फिर ऑक्सिन या फिर टेस्टोस्टेरोन? चलिए 20 का आंसर बता दीजिए, क्या होगा? शाम को 7 बजे लाइव चलता है। चलिए 20 का आंसर बताइए तो क्या होगा? पादप हार्मोन, ठीक है। सी नंबर का पिंटू जी सी नंबर, सर मैथ का कराइए सर लाइव प्लीज। अभी मैथ का, अब इसके बाद तो मैथ का ही चलेगा, खत्म हो गया साइंस खत्म हो गया, अब मैथ का ही क्लास चलेगा, मैथ का ही अब स्टार्ट होगा। चलिए आंसर क्या होगा? ऑक्सीजन होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। सब लोग याद रखिए ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। कई लोग इसका आंसर डी बता रहे हैं, आंसर आप लोग याद रखिएगा सी नंबर। क्या होगा? सी नंबर। चलिए वेरी गुड, आंसर क्या होगा? सी नंबर होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए तो मैं आप सभी से कुछ मौखिक प्रश्न पूछ लेता हूँ, ठीक है। कोई आप लोगों को आपत्ति नहीं ना है? आप लोगों का अगर आप लोगों को आपत्ति नहीं होगी तो मैं आप लोगों से कुछ मौखिक प्रश्न पूछ लूँ, तभी तो मतलब कि पता चलेगा कि आप लोग कितना पानी में है, ठीक है। चलिए मैं आप लोगों से कुछ मौखिक प्रश्न पूछ लेता हूँ, उसके बाद से कुछ करेंगे, ठीक है। मौखिक प्रश्न पूछे ना, कोई दिक्कत नहीं ना है? चलिए आप लोगों का कोई भी दिक्कत नहीं। चलिए मैं मौखिक आप लोगों से क्वेश्चन पूछता हूँ। मैं मौखिक में किसी भी सब्जेक्ट का कहीं से भी कोई भी प्रश्न पूछ सकता हूँ, ठीक है, कहीं से भी कोई भी प्रश्न मैं पूछ सकता हूँ, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, चलिए हाँ बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, वेरी गुड। चलिए हम न्यू स्टूडेंट हैं दीपा, चलिए बहुत बढ़िया। चलिए मैं आप सब लोग रेडी रहिए। मैं आप लोग से एक संस्कृत का क्वेश्चन पूछता हूँ, ठीक है। जो लोग संस्कृत पढ़ते होंगे आंसर बता देंगे, जो लोग नहीं पढ़ते होंगे वेट करिएगा, मतलब कि दूसरे मतलब कि विषय का पूछने जब तक नहीं पूछते हैं तब तक, ठीक है। मंदाकिनी वर्णम पाठ में किस नदी का वर्णन किया गया है? मंदाकिनी वर्णम पाठ में किस नदी का वर्णन किया गया है? सभी स्टूडेंट कमेंट करिए तो। मंदाकिनी वर्णम पाठ में किस नदी का वर्णन किया गया है? सभी लोग बताइए, मंदाकिनी वर्णम पाठ में किस नदी का वर्णन किया गया है? आंसर ऑप्शन नहीं बोलेंगे, ठीक है। मैथ क्लास कितने बजे चलेगा? अभी चलेगा, जस्ट अभी मैं आपको जैसे ही मतलब अभी मैं बताऊंगा, ठीक है। बताइए तो मंदाकिनी नदी का। चलिए धर्म प्रकाश जी का आ गया। मंदाकिनी वर्णम पाठ में किस नदी के बारे में चर्चा किया गया है? तो चर्चा किया गया है मंदाकिनी मतलब कि नदी का ही, ठीक है। चलिए वेरी गुड। यहाँ पर क्या आ गया? पावर। चलिए धर्म प्रकाश जी वेरी गुड। एक और क्वेश्चन बताइए,
एक और क्वेश्चन बताइए, एक और क्वेश्चन आपका कि स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ था? स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ था? संस्कृत का ही क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ था? स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ था? एक और क्वेश्चन है, सभी लोग आंसर कमेंट करिए। स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ था? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ था? 1824 में। आंसर आ रहा है 1824, 1824। सभी लड़के का आंसर आ रहा है 1824, 1824। एकदम कंफर्म हो कि 1824 ही होगा? एकदम कंफर्म हो ना? चलिए बहुत ही बढ़िया, चलिए वेरी गुड। बहुत ही अच्छा लगा कि आप लोगों का कमेंट बिल्कुल सही आ रहा है, ठीक है, बिल्कुल आप लोगों का कमेंट सही आ रहा है, बहुत ही बढ़िया, ठीक है। ऐसे ही मतलब कि मन लगा कर पढ़िए, बहुत ही तरक्की करिएगा, खूब तरक्की करिए, ठीक है। चलिए अब बताइए तो एक और क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन आपका है, रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था? रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था? रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था? सभी लोग बताइए, रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था? रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था? सभी स्टूडेंट बताइएगा, रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था? सर उर्दू नहीं पढ़ाते हैं? नहीं बाबू, मैं उर्दू नहीं पढ़ाता हूँ। देखिए उर्दू हमको समझ में ही नहीं आता है, तो मैं पढ़ाऊँगा कैसे? ऑलरेडी मेरा भी सब्जेक्ट उर्दू नहीं था, माफ़ करिएगा, ठीक है बाबूजी, सॉरी बाबू, माफ़ करिएगा। चलिए 1861 ईस्वी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए वेरी गुड, बहुत बढ़िया। रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था? 1861 ईस्वी में हुआ था। और एक और क्वेश्चन मैं आप सबसे पूछता हूँ, ठीक है, इसका आंसर किसी को नहीं पता होगा, मतलब कि एक ही दो लड़के को पता होगा, ठीक है। बताइए तो जेनेवा समझौता कब हुआ था? जेनेवा समझौता कब हुआ था? जिसको पता बताइए तो जेनेवा समझौता कब हुआ था? आपको पता होगा कि हनोई समझौता 1944 ईस्वी में हुआ था, लेकिन जेनेवा समझौता कब हुआ था? सभी लोग आंसर कमेंट करिए। अरे वाह भाई, क्या बात है, क्या नाम है? 1854। एक्चुअली में पिंटू जी टाइपिंग में आपका लगता है कि गलती हो गया, 1954 होना चाहिए, ठीक है, जो राम बाबू कुमार का आया है, ठीक है, 1954, धर्म प्रकाश जी का, ठीक है, निकेता कुमारी का 1854 नहीं बल्कि 1954, ठीक है। हनोई समझौता 1954 में हुआ था। एक्चुअली में हम लोग का टाइम ये क्वेश्चन 2018 का सेकंड पहले में पूछा था, क्वेश्चन पूछा था, मतलब कि हम लोग याद किए थे एनसीईआरटी बुक से कि मतलब कि जेनेवा समझौता कब हुआ था, तो हम लोग टिक लगा दिए थे, मतलब कि वही क्वेश्चन याद किए थे और पूछ दिया था हनोई समझौता कब हुआ था। तो यार काफ़ी कन्फ्यूजन हम लोग को हो गया था, तो कि अंदाजे पत्र 150 मतलब याद नहीं किए तो मार दिए थे, ठीक, तो आंसर मतलब कि सही हो गया, ठीक है। तो याद रखिएगा आंसर क्या होगा, 1954 ईस्वी में हनोई समझौता 1954 ईस्वी में हुआ था। सभी स्टूडेंट याद रखिए 1954 ईस्वी में कब हुआ था? 1954 ईस्वी में हनोई समझौता हुआ था। अब भूलिएगा नहीं ना, अब मत भूलिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? सभी स्टूडेंट कमेंट करिए, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ चाहिए होगा, क्लास समाप्त करने के बाद आप व्हाट्सएप एसएमएस करके ले लीजिएगा, बोलिएगा सर मुझे पीडीएफ चाहिए, पेमेंट कर देता हूँ, दे दीजिए, ठीक है, तो मैं आपको दे दूंगा। चलिए बताइए तो क्या क्वेश्चन बताया था कि भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? 15 मार्च 1950 में। कब किया गया था? 15 मार्च 1950 में ना, 15 मार्च 1950 में। उत्तम यादव का सही हो, वेरी गुड, 15 मार्च 1950 ईस्वी में, ठीक है। भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? 15 मार्च 1950, 15 मार्च 1950, वेरी गुड। क्या होगा? 15 मार्च 1950 ईस्वी में भारत में योजना आयोग का गठन किया गया था। सभी स्टूडेंट ने याद रखना, ठीक है। एक और क्वेश्चन है कि भारतीय लोकतंत्र के कितने अंग है? भारतीय लोकतंत्र के कितने अंग है? 1 3 4 5, 1 3 4 5, बताइए तो भारतीय लोकतंत्र के कितने अंग है? 1 3 4 5, बताइए तो सभी लोग बताइए। 3, पिंटू कुमार का 3, वाह वाह, वेरी गुड पिंटू जी, आपका मैं पूरा मतलब कि आपका सपोर्टर हूँ, मतलब सपोर्टर क्या, मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ कि आप इस बार 400 नंबर लाइएगा, ठीक है। 3 होते हैं भारतीय लोकतंत्र के मुख्य 3 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं। सभी स्टूडेंट याद रखना, 3 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं। चलिए अब हम आपसे एक और क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। बताइए तो भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी भारत में? सभी स्टूडेंट कमेंट करिए, भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? सभी स्टूडेंट कमेंट करिए। 2015 में। अरे वाह भाई, क्या बात है धर्म प्रकाश जी, अरे भाई वाह, क्या बात है, मतलब लाजवाब है कमेंट, बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड। क्या होगा? 2015 इसमें, ठीक है। जो भी स्टूडेंट हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए, ठीक है। चलिए मैं आप लोगों से
मैथ का जो कुछ मैथ का भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उसको करा देता हूँ, उसके बाद से मतलब कि आप सभी का मौखिक फिर से एक बार टेस्ट लेंगे, ठीक है। चलिए सभी लोग आंसर कमेंट करिएगा, ठीक है। एक एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर कमेंट करिएगा। चलिए मैथ का स्टार्ट हो गया क्लास, ठीक है। देखिए मैथ का पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, पहला क्या है, इसका कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है। रेड करेंगे तो आएगा, नहीं रेड नहीं, ये कलर सही है, ठीक है। चलिए बताइए तो सभी स्टूडेंट बताइए, पहला नंबर क्वेश्चन बताइए। तो पहला का आंसर बिंदु -12, -18 का भुज है। बताइए इसका भुज का मान इसमें क्या होगा। एक्चुअली मैंने आपको निर्देशांक ज्यामिति का टोटल बेसिक आपको बता दिए थे, ठीक है। बिंदु -12, -18 का भुज क्या है। एक्चुअली में जो भी अगर बिंदु होता है x, y, तो x को हम लोग भुज कहते हैं और y को कोटि कहते हैं। तो भुज का मान ऑप्शन नंबर ए होगा -12। क्या होगा, -12 होगा। भुज का मान क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा -12। क्या होगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए नंबर -12 होगा। सभी स्टूडेंट याद रखिए, बायोलॉजी का क्लास आज कब होगा सर। बायोलॉजी का क्लास आज नहीं होगा बाबू, आज बायोलॉजी का क्लास नहीं होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए नंबर होगा -12। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा -12 होगा, ठीक है। चलिए अगला आपका प्रश्न है 2 नंबर प्रश्न है कि यदि थीटा बराबर 90 डिग्री दिया हो, यदि थीटा बराबर 90 डिग्री दिया हो तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का मान क्या होगा। तो सबसे पहले साइन थीटा का जगह पर 90 रखिए, साइन 90 माइनस कॉस 90, ठीक है। कॉस 90, साइन 90 का मान 1 होता है, माइनस कॉस 90 का मान क्या होता है, 0 होता है। तो 1 में से 0 घटाइएगा तो 1 ही ना मिलेगा। आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर बी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। 3 नंबर प्रश्न है मैथ का, निम्नलिखित में कौन सा सेक 60 डिग्री के बराबर है। आपको देखना है कि कौन सेक 60 डिग्री के बराबर है। अगर आप लोग मान याद किए होंगे तो आप लोग बता ही सकते हैं इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। एक्चुअली में, ठीक है, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइएगा। मेरा एक सेकंड चैनल है, उसी पर मैं कमजोर छात्रों को मैथ बताता हूं, तो व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए ताकि मैं आपको लिंक भेजूं तो आप उस लिंक की मदद से हमारे मतलब कि सेकंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। देखिए इसका आंसर क्या होगा, देखिए सेक 60 का मान क्या होता है, सेक 60 का मान होता है 7 2 होता है। क्या होता है, 2 होता है। और इधर कॉसेक 30 का मान होता है 2। तो आंसर क्या होगा, दोनों आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। इसका भी आंसर ए नंबर मिल जाएगा। क्या होगा, निकिता कुमारी जी, चलिए वेरी गुड, आंसर मिलेगा ए नंबर। क्या होगा, ए नंबर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, इसको थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर प्रश्न के 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, मान लेते हैं कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से 10 सेमी दूर, 6 मीटर त्रिज्या हो गया, ठीक है। और वृत्त के केंद्र से कितना सेंटीमीटर, तो मतलब कि यहाँ से मतलब कि 10 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु से स्पर्श रेखा जो खींचा गया है उसकी लंबाई क्या होगा। तो ये 6 हो गया, ये 8 हो गया, ये एच का काम करेगा, ये बी का काम करेगा, ये पी का काम करेगा। तो आराम से निकाल लीजिए 8 का स्क्वायर करके, ठीक है। नहीं 10 ना दिया, सॉरी 10 दिया, कितना दिया, 10 दिया। 10 का स्क्वायर कर दीजिएगा, 10 का स्क्वायर 100 और इधर 36, तो घटेगा तो 64 मिल जाएगा और 64 का वर्गमूल 8 हो जाएगा। आंसर हो जाएगा बी नंबर। क्या मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर बी मिल जाएगा, ठीक है। क्या मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर बी मिल जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है आपका 5 नंबर प्रश्न कि यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेमी स्क्वायर है, यानी कि सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो उसकी परिधि होगा। देखिए वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, तो पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 154 हो जाएगा। पाई का मान 22/7 रखिए, इक्वल टू आर स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर 154 हो जाएगा। कितना बार में कटेगा, 7 बार में कटेगा ना, 7 दूना 14, हाँ 7 बार में कटेगा, ठीक है। अब आर स्क्वायर बराबर 749 हो जाएगा और आर बराबर 7 मिल जाएगा। जब आर का मान 7 मिल गया तो वृत्त का परिधि 2 पाई आर होता है, तो 2 गुणे 22/7 और इधर आर का मान 7 रख दीजिए, 7 कटेगा, 22 दूना 44, ऑप्शन नंबर सी मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर सी मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर निकिता कुमार जी वेरी गुड, आंसर मिल गया 5 का सी। लेकिन कितने लोग का आंसर मिल गया, 22, तो 22 नहीं होगा, 22 क्या होगा, 22 मिलेगा लेकिन वो अर्धवृत्त का परिधि हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर वृत्त का परिधि पूछा है, तो वृत्त का परिधि हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, 44, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, आर त्रिज्या वाले गोले का आयतन होगा। आर त्रिज्या वाले गोले का आयतन क्या होता है, सभी स्टूडेंट बताइए तो 6 का आंसर क्या होगा, आर त्रिज्या वाले गोला का आयतन होगा। आर त्रिज्या वाले गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यू, 1/3 पाई आर क्यू, 3/4 पाई आर क्यू, 2/3 पाई आर क्यू। देखिए ऑप्शन नंबर ए होगा 4/3 पाई आर क्यू, आर त्रिज्या वाले गोले का आयतन होता है। और जो सी नंबर में दिया 2/3 पाई आर क्यू, ये अर्ध गोला का आयतन होता है, ठीक है। तो गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यू होता है, अर्धगोला का आयतन 2/3 पाई आर क्यू होता है। सभी लोग याद रखना, ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा, अनमोल जी वेरी गुड, ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है।
चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रथम 6 अभाज्य संख्यक है, प्रथम 6 अभाज्य संख्याओं का माध्यक, प्रथम 6 अभाज्य संख्या 1 2 3 नहीं 1 हो गया, 2 3 5 7, अरे और होगा उधर से 6 ना कह रहा है, तो काफ़ी इसमें कन्फ्यूज़न है यार, काफ़ी कन्फ्यूज़न है इस क्वेश्चन में। प्रथम 6 का आ रहा है, देखिए माध्यक निकालने के लिए दोनों तरफ से बराबर लिया जाता है, लेकिन यहाँ पर तो काफ़ी गड़बड़ी हो गया है कि प्रथम 6 ना दिया है, 7 नंबर प्रश्न है ना, 6 दिया है ऑप्शन में, हाँ 6 दिया है ऑप्शन में, देखिए सी नंबर होगा, देखिए यहाँ पर ऑप्शन में सी में 6 दिया, 6 भी होगा, ठीक है 6 होगा जो बिल्कुल सही है, ऑप्शन में 6, ठीक है ऑप्शन में सी का 6 होगा, ठीक है आप लोगों ने बिल्कुल सही बताया। अब देखिए 16 नंबर क्वेश्चन है कि 16 का 8 नंबर क्वेश्चन है कि 16 का मतलब कि मिलान चिन्ह आपको बताना है, ये मतलब कि 3/4 एक्सेंडर का मतलब कि यह मतलब क्वेश्चन है, 4th 5वीं क्लास में आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है हाँ होगा। अभाज्य संख्या, ओहो हम मतलब कि क्या विषम संख्या ढूंढ रहे थे, विषम संख्या हम लिख दिए थे ना, 2 3 5 7 11, हाँ बिल्कुल होगा। चलिए आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा 8 नंबर का, 8 नंबर क्या होगा 16 का मिलान चिन्ह गिनिए तो आंसर क्या होगा 5 5 5 15 1 16, ऑप्शन नंबर बी होगा, क्या होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 8 का आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपका 9 नंबर प्रश्न आता है कि समांतर श्रेणी 0 -4 -8 -12 का सार्वंतर क्या होगा, सार्वंतर इनके डी पदांतर, तो सार्वंतर निकालने के लिए देखिए हम लोग क्या करते हैं, किसी भी दूसरे पद में से पहले पद को घटाते हैं, चाहे आप 4 -4 में से 0 घटाइए, फिर -8 में से -4 घटाइए, या फिर -12 में से -8 घटाइए, तो मैं -4 में से -0 घटाता हूँ तो -4 ही मिलेगा, और -4 ही आपका सार्वंतर होगा, आंसर हो जाएगा सी नंबर, क्या होगा सी नंबर, 9 का आंसर क्या हो जाएगा सी नंबर। चलिए अब यहाँ पर 10 नंबर आपका प्रश्न आ गया, बहुपद y² - 6y + 8 का घात है, यहाँ पर आपको दिया है y² - 6y + 8 का घात आपको बताना है 2 0 1 3, तो देखिए सबसे जो ज़्यादा पावर होता है ना उसी को हम लोग घात बोलते हैं, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा मतलब कि y का पावर 2 है, तो 2 आपका घात हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 10 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा, 2 होगा, क्या होगा चलिए दिवाकर जी वेरी गुड, सहरसा दिवाकर जी वेरी गुड, आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 2 ही हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप बताइए, देखिए मतलब कि रैखिक बहुपद का, द्विघात बहुपद का और त्रिघात बहुपद का, तीनों का आप लोग मतलब कि व्यापक रूप याद रखिएगा। रैखिक बहुपद त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप होता है ऑप्शन नंबर जो सी नंबर में दिया है ax³ + bx² + cx + d, और द्विघात बहुपद का पूछेगा तो ऑप्शन नंबर ए होगा, और रैखिक का पूछेगा तो ax + b हो जाएगा, ठीक है याद रखिएगा। ये मतलब कि 1 का होगा यानी कि रैखिक का होगा, और ये क्या होगा 2 यानी कि द्विघात का होगा, ये 3 यानी कि त्रिघात का होगा, तो आंसर याद रखिएगा सभी लोग, ठीक है ऐसे प्रश्न पूछता है आपको बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका, यदि अल्फा बीटा द्विघात बहुपद fx = x² - 5x + 7 का मूल हो तो 1/α + 1/बीटा का मान क्या होगा, एक्चुअली में 1/α + 1/बीटा का अगर हम लोग एलसीएम बनाए हैं तो अल्फा प्लस बीटा और नीचे मिलेगा अल्फा इंटू बीटा, और इसका मान होता है -b/a, और नीचे वाला का होता है c/a, तो a कटेगा -b/c बचेगा, और मैंने आपको बोला था कि -b/c आप लोग एक फार्मूला याद रखना, क्या याद रखना -b/c याद रखना, तो b का मान यहाँ पर ऑलरेडी माइनस है, तो माइनस प्लस 5 हो जाएगा, c का मान 7 है, तो 5/7 ऑप्शन नंबर बी होगा, 5/7 ऑप्शन नंबर बी होगा, क्या होगा 5/7 ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए अगला आपका क्वेश्चन है 13 नंबर क्वेश्चन है, द्विघात बहुपद 6x² - 7x - 3 के शून्य होंगे, देखिए इसका फैक्टर आपको तोड़ना पड़ेगा, जब तक आप इसका फैक्टर नहीं तोड़ेंगे तब तक आप नहीं बना पाएंगे, इसका मैं सजा देता हूँ आप लोग बना लीजिएगा, 6x² - 9x रखेंगे और प्लस 2x रखेंगे, ठीक है, और -3, ठीक है आपने यहाँ पर 3x कॉमन लीजिएगा तो 2x - 3 बचेगा, यहाँ पर भी 2x - 3 बचेगा, ठीक है 3 एक तो मैंने पक्का है कि मान मिलेगा 3/2, एक 3/2 मिलेगा, और दूसरा मिलेगा यहाँ पर क्या रखेंगे +1 रखेंगे ना, तो -1/2 मिलेगा, -1/3 ऑप्शन नंबर ए मिलेगा, -1 क्या -1 नहीं +1 -1/3, देखिए ऑप्शन नंबर ए मिलेगा 3/2 -1/2 नहीं -1/3, ठीक है 3/2 -1/2 आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर ए, मैंने आपको यहाँ पर ऑलरेडी सॉल्व कर दिया, ठीक है आप लोग यहाँ पर देख लो
सर मेरा कमेंट तो पढ़ो। चलिए SKD जात, चलिए वेरी गुड। चलिए आंसर समझ गए ना, आंसर मिलेगा ऑप्शन में रहे। चलिए अगला प्रश्न है, यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात बहुपद इतना इतना का मूल हो तो 1/α + 1/β का, इसका भी मान वैसे ही निकलेगा डायरेक्ट। इसका मान याद रखिए -b/c। तो b का मान 2 है तो -2 हो जाएगा, c का मान 3 है तो 3 हो जाएगा, तो -2/3 -2/c आंसर होगा बी नंबर। क्या होगा? -2/3। आप -3/2 टिक मत लगाइए, क्योंकि आप कभी कभी -3/2 पर भी टिक लगा देते हैं, लेकिन आपको -2/3 पर टिक लगाना है। ठीक है, चलिए अगला आपका प्रश्न है 15 नंबर। 15 नंबर प्रश्न है कि दो रैखिक समीकरणों के आलेख प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, तब रैखिक समीकरण युग्म का हल है, तब रैखिक समीकरण युग्म का हल होगा। सभी स्टूडेंट बताइए 15 का आंसर क्या होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 15 नंबर। ठीक है, 15 का आंसर सभी लोगों का आंसर आना चाहिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 15 क्या होगा? एक हल होगा। क्या होगा? एक हल होगा। चलिए आंसर क्या होगा? 100% भी होगा। 15 का एक हल होगा। चलिए वेरी गुड। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? क्वेश्चन में 16 है, √5, 2√2/√2, 4 + √5 या फिर √10। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि √2 काटेगा तो 2 बचेगा और 2 एक परिमेय संख्या है, यानी कि इरेशनल नंबर है। ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा? निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? तो ऑप्शन नंबर बी होगा 2√2/√2। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। सभी स्टूडेंट याद रखिएगा। ठीक है, क्या होगा? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है आपका 17 नंबर। देखिए 17 नंबर काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। दो क्रमिक सम संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा? देखिए मान लेते हैं दो सम संख्या लीजिए, देखिए 2 4 या फिर 4 6 लीजिए या फिर 6 8 लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो बताइए तो इनका एलसीएम क्या होगा? किसी दो को लेंगे, दो क्रमिक सम संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा? तो 2 ही मिलेगा। क्या मिलेगा? 17 का आंसर ए नंबर नहीं होगा। अभाज्य संख्याओं का ना 1 मिलेगा, लेकिन जब सम संख्या के बारे में कह दे तो आंसर 2 मिलेगा। एचसीएफ क्या होगा? 2 होगा। और आपका 18 नंबर प्रश्न है, किसी धनात्मक पूर्णांक ए तथा बी के लिए ए बी का मासा गुणे ए बी का लासा निम्नलिखित में किसके बराबर है? a/b, b/a, a × b या फिर a + b। बताइए तो आंसर क्या होगा? सभी लोग आंसर कमेंट करिएगा। 18 नंबर काफ़ी मत सर कभी कभी नाम लीजिए, बच्चा का हौसला बढ़ जाता है। दिवाकर दीवाना जी, चलिए ठीक है, आप अच्छे से पढ़ाई करिए ना, ऐसे ही आपका हौसला रहेगा। मैं तो आप लोगों को मैं पूरा सपोर्ट करूंगा। ठीक है, आप ऐसे ही इंटेलिजेंट हो, ऐसे ही आप पढ़ाई करते रहिए। मेरा पूरा मतलब कि सपोर्ट है आप लोगों का। ठीक है, आप लोगों का भी सपोर्ट है, मेरा भी आप लोगों का पूरा सपोर्ट है। ठीक है, आंसर क्या होगा? एग्जाम का तैयारी कोई करेगा मेरे साथ। अरे वाह भाई, क्या बात है। चलिए आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सिर्फ a × b हो जाएगा। जो भी स्टूडेंट हमारे साथ नए आए हैं प्लीज़ कमेंट करके बताइए। तो जो भी स्टूडेंट नए हैं वो प्लीज़ कमेंट करिए। तो कमेंट करिए कौन कौन स्टूडेंट नए हैं हमारे साथ, नए जुड़े हैं, थोड़ा कमेंट करिए। तो और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ लेना। जो भी स्टूडेंट नए हैं हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाना। जो भी स्टूडेंट नए आए हैं हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइएगा। ठीक है, जो भी स्टूडेंट हमारे साथ पहली बार क्लास करने हुए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइएगा। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको डेली शाम 7 बजे लाइव क्लास करना है। ठीक है, डेली शाम 7 बजे आपको लाइव क्लास करना है। सुबह में 6:30 बजे करना है। सुबह में 6:30 बजे, 8:30 बजे 2 क्लास सुबह में चलता है, 6:30 8:30। ठीक है, और शाम को 7:30, शाम को सिर्फ 7 बजे से क्लास चलता है। ठीक है, चलिए सभी लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ गए हैं ना। चलिए जो लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हैं उनको पीडीएफ में दे दूंगा। ठीक है, और जिस भी स्टूडेंट को बोर्ड परीक्षा 2023 में आने वाला भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहिए होगा, तो मेरे पास ऑल सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, केवल इंग्लिश का छोड़कर मात्र 150 पे मैं दे रहा हूँ। ठीक है, अगर आप उस सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को ले लेते हो ना, सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और पूरा 100% बोर्ड एग्जाम में लड़ जाएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। देखिए 150 रुपये कोई ज़्यादा इनकम नहीं है। बहुत लड़के फ़ोन करके पूछते हैं कि सर 150 रुपया देंगे तो लड़ेगा कि नहीं लड़ेगा। मैं आपको बोलता हूँ कि पहले 150 रुपये पेमेंट करके आप मुझसे किसी न किसी उसको प्राप्त कर लीजिए, और प्राप्त करने के बाद उसको याद करिए। आप 150 का लालच मत करिए, क्योंकि आप जहाँ भी ट्यूशन कोचिंग पढ़ते हैं ना, तो 300 रुपया, 400 रुपया, 450, 500 मंथली देते होंगे, और पूरा मतलब कि सालाना बात करें तो 4000 रुपया लग ही जाता होगा। लेकिन आप वहाँ पर आप एक भी बार जाकर नहीं पूछे होंगे कि क्या मैं सर पास होऊंगा या फिर नहीं होऊंगा, और नहीं होऊंगा तो क्या आप मेरा पैसा वापस करेंगे? कोई ऐसा नहीं बोलता है। ठीक है, सेकेंड टर्मिनल एग्जाम बहुत ही मतलब कि जल्द स्टार्ट होने वाला। ठीक है, वहाँ मिल जाएगा। ठीक है, परसों मेरा, हाँ परसों से है। ठीक है, याद रखना। तो याद रखना, जिसको भी चाहिए होगा मेरे पास नंबर है, मोबाइल नंबर मेरा है 96937794
9407 इस नंबर पर सब लोग ऐड कर लीजिए, ठीक है। देखिए टाइम पर ही फ़ोन करिएगा, सुबह 6 बजे लेकर शाम को 6 बजे तक, शाम को कभी फ़ोन मत करिएगा, ठीक है। आप व्हाट्सअप SMS करिएगा, सर मुझे PDF चाहिए, मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। और कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ले लीजिएगा, और लेना होगा तभी फ़ोन करिएगा, ऐसे फ़ोन मत करिएगा, नहीं तो मैं आपका नंबर ब्लॉक कर दूंगा और कभी भी आप हमारे मेंबर में नहीं जुड़ेंगे। ऐसे मतलब कि बहुत लड़के जो फ़ोन करके परेशान करते हैं, तो ऐसा आप फ़ोन करके परेशान मत करिएगा, ठीक है। मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, ठीक है। और अच्छे से पढ़िए, मैं पूरा जी जान लगा दूंगा, ठीक है। 100% ऑब्जेक्टिव रहेगा, ठीक है। मैं पूरा मतलब कि जी जान लगा दूंगा आपके बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर लाने के लिए, ठीक है। मैं जैसा बोलता हूँ ना वैसा करता हूँ, और मेरे जैसा कोई नहीं करेगा। आप यूट्यूब के दुनिया में बहुत ऐसे एजुकेशनल वाले चैनल देखे होंगे, बहुत ऐसे टीचर्स को भी देखे होंगे, लेकिन ऐसा कोई नहीं बताता, ठीक है। आपको मतलब कि ऐसा पूरा सपोर्ट नहीं करते। देखिए मैं आप लोगों के पास ना, मेरा जो भी मतलब कि हम मतलब कि जो भी बात करते हैं पूरा मतलब कि आप लोगों के साथ शेयर करके बात करते हैं। ऐसे मतलब कि हर कोई शेयर नहीं करता है, अपना पर्सनल बात कोई भी शेयर नहीं करता है, मैं पूरा आपके पास शेयर कर देता हूँ, ठीक है, ताकि आप लोग भी समझें, ठीक है। और आप लोग अच्छे से पढ़ाई करें। मेरा एक ही रिक्वेस्ट है कि आप अच्छे से पढ़िए और 400 नंबर लाइए, ठीक है। देखिए मैं फ़ी नहीं लेता हूँ, किसी को भी मैं ऑनलाइन क्लास कराने के लिए फ़ी नहीं लेता हूँ, बट आपको मैं 150 रुपये में एक PDF दे रहा हूँ। उस PDF में आपको ऑल सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, उसको याद करना है, उसमें से बोर्ड एग्जाम में लड़ेगा। तो मैं यही तो कहना चाहता हूँ कि मैं आपको PDF दूंगा, उस PDF में आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मौजूद होगा, और उस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को अगर याद करते हैं तो बोर्ड एग्जाम में लड़ेगा, तो आप आराम से अच्छे नंबर लाइएगा। यही तो मैं बोलना चाहता हूँ, और क्या, और कुछ नहीं मैं बोलना चाहता हूँ। तो जिसको भी जो भी परेशानी होगी हमारे पास कमेंट करके बोल सकते हैं, मैं उन लोगों को जो भी परेशानी होगा मैं दूर कर दूंगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। देखिए आप जो भी प्रॉब्लम में फंसे बताइए, आपका मैथ कमजोर है या फिर साइंस कमजोर है, कौन सा विषय कमजोर है, सब कुछ मैं उसका हल करूँगा, ठीक है। देखिए जिसका आपको अगर आप लोगों का मैथ विषय कमजोर होगा तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिए। मैं आपको वहाँ पर एक लिंक दूंगा हमारे सेकंड चैनल का, ऑलरेडी मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक देना भूल गया था, ठीक है। तो आप उससे पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं है, ठीक है। चलिए जिसको भी लेना होगा ले सकते हैं, ठीक है, जिसको भी लेना होगा ले सकते हैं। अब तो टाइम हो गया है, क्लास का टाइम समाप्त अब करेंगे, ठीक है। हम लेंगे सर जी, ले लीजिएगा। देखिए लेना होगा तभी आप फ़ोन करके हमसे पूछिएगा, लेना होगा तभी लीजिएगा, ले लीजिएगा, ठीक है। सभी लोग जाइए, जो भी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं जाइए व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़िए। तो अभी जस्ट आपको जाकर व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ा है, फटाफट जाइए, तो व्हाट्सएप ग्रुप में जाइए, फटाफट जुड़िए, सभी लोग जाइए व्हाट्सएप ग्रुप में फटाफट जुड़िए, ठीक है। चलिए अब मैं क्लास को एंड करता हूँ, ठीक है। और सब लोग वीडियो में कमेंट करिए, तो जय हिंद जय भारत, सभी लोग वीडियो में कमेंट करिए जय हिंद जय भारत, ठीक है। मैथ कमजोर है कोई बात नहीं है, ठीक है। जय हिंद जय भारत, सभी लोग वीडियो में कमेंट करो जय हिंद जय भारत। अभी मैं जो भी स्टूडेंट हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े होंगे ना, उस व्हाट्सएप ग्रुप में मैं आपको सेकंड चैनल का लिंक भेजूंगा, और उस सेकंड चैनल का माध्यम से ही आपको लिंक जो पेपर होता है ना फाइनल एग्जाम में 1 घंटा पहले उसका पेपर मिलेगा, ठीक है, उसी चैनल के माध्यम से। तो मैं उसका लिंक भेजता हूँ, आप लोग जाकर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, ठीक है।